ख़वातीन और हज़रात कहकशां के सितारों की महफ़िल में आज बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड, वेरी अकम्प्लिट सबा आपा। मिड 80s में जब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो जीसी में कुछ एक नाम बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ लिए जाते थे और मेरा ख़्याल है कि ये नाम आज भी बतौर रेफ़रेंस वहाँ पर लिए जाते हैं। मुनीबुर रहमान साहब, नसीरुद्दीन शाह, परवेज़ आलम और बहुत सारे कई नाम और उनमें एक नाम है सबा ज़ैदी का। सबा आपा आदाब, आई एम सो हैप्पी, सो ऑनर्ड टू हैव यू इन माय प्रोग्राम। शुक्रिया बहुत-बहुत मुजीब साहब, आपने मुझे अपने इस बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में मदऊ किया। मैंने आपके कुछ प्रोग्राम्स देखे हैं एंड इट्स माय ऑनर एंड प्लेज़र टू बी अपीयरिंग इन योर प्रोग्राम। शुक्रिया, आदाब। Thank you, Sawapa. Sawapa, a lot about you was learned through recent podcast by परवेज़ आलम साहब आपके साथ जो उन्होंने किया था और आपके बारे में इतनी जानकारी मिलने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ शुरू करूँ, फसाना कहाँ तमाम करूँ। 45 years in theater and television after graduation from AMU, followed by 3 years in the NSD and a certificate course from the Film and Television Institute in Pune, and then few other similar courses, still masters in journalism from Sydney, Australia. Sababa, you were already such a big name before you migrated to Australia. उसके बावजूद भी आपने अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को बढ़ाना क्यों जारी रखा? व्हाट वाज द रीजन? अ, शुक्रिया बहुत-बहुत मुजीब अख्तर साहब, आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया और अपने सामईन से बात करने का, उनसे अपने आप को मुतारिफ कराने का मौका दिया, तो मैं इसकी बहुत मशकूर हूँ। ये सवाल ऐसा है कि देखिए, जहाँ तक के सीखने का, लर्निंग का है मसला, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है और ना उसके लिए कोई उम्र की क़ैद है, ना उसके लिए किसी मैं समझती हूँ किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि उम्र के हर दौर में आप नॉलेज अपनी बढ़ाते रहिए, अपनी स्किल्स अपग्रेड करते रहिए। तो ये तो एक उसकी वजह थी। दूसरी ये थी कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई, तो फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर मेरे लोकल क्रेडेंशियल्स होंगे तो इट विल ऐड टू माय प्रोफेशनल करियर, इट विल ऐड टू माय गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो वो एक तरह का अपने आप को इस कल्चर, यहाँ के सारे एकेडमिक और प्रोफेशनल दुनिया से अपने आप को रूशनास करने के लिए वो भी किया और प्योरली सीकिंग नॉलेज, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैं समझती हूँ उम्र की किसी मंजिल पे इंसान उसको छोड़ नहीं सकता और छोड़ना भी नहीं चाहिए। मुझे तो अभी भी दिल चाह रहा है कि मैं जाके कुछ और कोर्सेज़ करूँ। तो अब ये एक अब ऑन डॉक्टरेट रह लर्निंग। गई। अब डॉक्टरेट रह गई। आप मेरे ख्याल से डॉक्टरेट कर लें तो जी, आपके बैकग्राउंड के साथ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जेल हो जाएगा। अच्छा, जी, सवाब मैंने पूछा था कि आप का शजरा जो है इट्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट गोज़ बैक टू मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब। वहाँ से होता हुआ फिर साजिदा ज़ैदी एंड ज़ाहिदा ज़ैदी, देन शाहिद कपूर्स मदर नीलिमा अज़ीम, ज़ाहिर है कि उनके वालिदैन दे वर वेरी अकम्प्लिश्ड पीपल इन द लिटरेरी सर्कल्स ऑफ इंडिया और लिटरेचर और आर्ट जो है वो आपके खून में है। तो आपने जब अलीगढ़ में आप तालीम हासिल कर रही थी तो उसी के दौरान जो है वो ये एहसास आपको हो गया कि आपको एनएसडी जाना है, परफॉर्मिंग आर्ट्स को अपना करियर बनाना है। एंड हाउ डिफिकल्ट वाज़ इट टू गेट इनटू एनएसडी? इसलिए कि मुझे याद आता है, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, जब मैंने दाखिले के लिए अप्लाई किया था तो 20 सीटें थी और उसमें से भी 4 सीटें जो थी वो रिजर्व थी। So it was a real tough competition. So जी, how जी। how did you get into it? आपका सवाल बड़ा लंबा है और उसमें बहुत से सवाल पिना है। जी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरी खुशकिस्मती थी, ये मेरी एक तरह का दोनों ही चीज़ें थी इसके कि मैं एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई जहाँ के इल्म, आर्ट, फ़न, तहज़ीब हर चीज़ की बहुत ज़्यादा लोगों में वो चीज़ ब रची-बसी थी, उसको बहुत अहमियत दी जाती थी। उसके सब मतलब हर आदमी अपने फ़न में, अपनी लाइन में बहुत हाई अचीवर था। तो और बड़े अहद-शनास लोग थे ये। तो एक तरह का उसमें ये था कि वो माहौल शुरू से मिला
मुझे, और जिसने मेरी ज़हनी, मेरी सलाहियतों की नशोनुमा की। लेकिन साथ में ये एक तरह का प्रेशर भी होता है कि जब आपके ऊपर इतने, आपके इर्द गिर्द इतने लायक और फायक लोग हैं और काबिल लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को एक तरह से उन्होंने हर चीज में एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया, जिस सही फील्ड को बात। अपनाया, चाहे वो लिटरेचर हो, अदब हो, एकेडमिक्स हो, और आर्ट्स हो, सिनेमा हो। तो ये जब चीजें जो होती हैं तो एक तरह का उससे डर भी लगता है कि क्या आपसे सही वो बात। एक्सपेक्टेशन उस ऊंची सफ में खड़े होने के काबिल है कि नहीं है। तो इट कैन बी डॉन्टिंग, एंड इट कैन ऑल्सो बी चैलेंजिंग, इट कैन ऑल्सो बी इंस्पायरिंग। तो उसके कई पहलू हैं। तो मैं सही समझती हूँ मैंने इंस्पिरेशन का पहलू पकड़ा सही बात। और बचपन से ही मुझे बहुत आर्ट्स में शौक था। छोटी सी थी, कॉलेज में आई तो बैतबाजी, शेर व शायरी, ड्रामा करना, डांस करना, पेंटिंग का बहुत शौक था, तरह तरह की मेरी हॉबीज थी, सिलाई का बहुत शौक था। तो ये सब चीजें मैं करती थी। और मगर ये कि परफॉर्मिंग आर्ट्स का शायद मुझ में बहुत ज्यादा मादा था, या मुझ में उसके लिए चाह बहुत थी। और फिर हालांकि मेरी सारी नशोनुमा, मेरी पैदाइश अलीगढ़ में हुई। मेरे दोनों वालदैन, साइदा जैदी, प्रोफेसर साइदा जैदी और कैसर हुसैन जैदी मेरे वालिद, ये दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, एजुकेशनिस्ट थे। तो मतलब वहाँ पे अलीगढ़ में बजाते खुद ऐसा माहौल नहीं था कि जहाँ बहुत आर्ट कल्चर का, जी। मगर घर में बहुत था, हम्म। घर में था। और उसके वजह से था कि मुझे बचपन से इंस्पिरेशन, मेरे सामने ये सारी मिसालें, ये सारे लोग मौजूद थे। हम्म। ये इसे कहते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो एक पूरी तरक्की पसंद मूवमेंट आई और उस दौर जी। में भी आई, और वो सब, तो उसके और फिर उसके बाद मॉडर्न, उसके आगे के लोग भी वहां आते थे। तो ये हमारे घर में आप देखें कि शहरयार साहब, वहीद अख्तर साहब, क्या कहते हैं, खलील रहमान आजमी, और वहीद, मतलब ये सब लोग जो थे, हर वक्त इनका आना जाना, शेर व शायरी की महफिलें, मुशायरे हो रहे हैं, बहस व मुबाहिसे हो रहे हैं, अख्तर इल्मान आ रहे हैं, अली सरदार जाफरी आ रहे हैं, क़ुर्रतुल ऐन हैदर आ रही हैं, इस्मत आपा आ रही हैं, सब लोग आते थे। तो एक तरह का वो एक इंटेलेक्चुअल गढ़ था, सही और बात। प्रोग्रेसिव थिंकिंग लोग थे सब। ये लोग जो थे, इन्होंने अपने आप को वेस्टर्न आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और जो उनके खजीने थे, उनसे अपने आप को न सिर्फ ये कि अपने आप को बहुत एनरिच किया था, वो उन्होंने अपने अपनी तहजीब को भी बहुत गहराई से, बड़े करीब से और सही बहुत बात। इंटेंसली महसूस किया था, उसकी कदरों को, और वो हमें पास ऑन की। बिल्कुल। तो ये, क्योंकि और ये मेरी खुशकिस्मती कि उस वक्त ना इंग्लिश स्कूल नहीं खुले थे अलीगढ़ में। जी। तो मेरी तालीम जो हुई वो अब्दुल्ला गर्ल्स हाई स्कूल में हुई। जी। और उसके बाद मैं गई अलीगढ़, अब यूनिवर्सिटी, मतलब मैंने कॉलेज अब्दुल्ला गर्ल उससे किया, गर्ल्स कॉलेज से अलीगढ़ सीख ली। और फिर हमारे घर में भी ये माहौल था, और मुझे जी। बहुत शौक था, तो मैंने सारे उस दौर के अदीबों को पढ़ा हुआ था, और शायरों को। और बैतबाजी में अख्तर उल साहब वगैरह, ये सब इनको खूब हराया करते थे, या जरा कैसर, हम लोग की बड़ी बड़ी टीम्स थी। और मेरी पूरी उर्दू की लाइब्रेरी जो थी, वो सारे कंपटीशन जीत के बनी थी। तो एक तरह का माहौल था चारों तरफ। और उसके बाद साथ साथ में जो ड्रामे का शौक हुआ, तो वो आप जानते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ड्रामा क्लब होता था, कैनेडी हाउस में। और जाहिदा खाला, जाहिदा जैदी, जो कि खुद एक अपनी उसमें बहुत बड़ी शायरा हैं, बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल हैं, तो वो उनको ड्रामे का बहुत शौक था, वो ड्रामा क्लब की प्रेसिडेंट थी। जी। और हमारी खाला भी थी। तो हम लोग वहां से, उस दौर से हमने ड्रामे करने शुरू कर दिए थे, जी। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, हर तरफ करते थे। हम्म। और ये था कि उस वक्त मुजफ्फर अली भी वहीं आते थे, जाते थे अपनी पेंटिंग्स लिए हुए। तो ज्यादा खाला हम लोग खरीद लेते थे, उन्हें तम्मी वगैरह $250 में दे दो, ये मतलब इस किस्म की वो हर यंग एस्पायरिंग जहाँ जिसमें टैलेंट देखती थी, उसको वो इनकरेज करती थी वो लोग। तो हम लोगों ने वहाँ ड्रामे करने शुरू किए। और हम्म। नसीर भी, उस जमाने नसीर मुझसे सीनियर थे, लेकिन मुझे याद है नसीर शाह जब अलीगढ़ में आए तो बहुत ही उनका अंदाज तो हमेशा से था। तो वो विमेंस कॉलेज में आए, और उन्होंने वो बर्नेट शॉ का चॉकलेट क्रीम सोल्जर
आई थिंक विच प्ले इट वाज, आई डोंट रिमेम्बर। तो वो उन्होंने ड्रामेटिक रीडिंग की और ये सब लड़कियां परेशान हो गई, ये तो क्या गजब का वो फिर हम लोग थिएटर करना हमने शुरू किया, तो जी मतलब कर रहे थे ऑलरेडी। तो एक हमने फिर प्ले किया, वो था थ्री सिस्टर्स, जिसको कि जाहिदा खाला ने ही डायरेक्ट किया था। और उसमें वो कैनेडी हॉल में होने वाला था, और उसमें हम सब बहुत से लोग शामिल थे। नसीर भी उसमें थे, मेरी बहन जोया जैदी भी थी उसमें, और हुमायूं जफर जैदी, और आई थिंक सुरेखा सीकरी थी, या बहुत से लोग उसमें सब एक्टर्स वगैरह सब शामिल थे। मगर ये कि वहां हमें इजाजत नहीं मिली। अच्छा मीन्स, हाँ, कैनेडी हॉल में उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं कर सकते, लड़के लड़कियां स्टेज पे इकट्ठे नहीं आ सकते। तो ये एक तरह की वो थी। बहरहाल वहां से वो, ये सवाल हम बाद में डिस्कस करेंगे। जी तो फिर हमने अपने घर के बरामदे में वो ड्रामा किया गया जायदा खाला के, और आंगन में सब कुर्सियां बिछाई गई, और सब लोग आए, टिकट लिया, वहां पे वो प्ले हुआ। तो अच्छा, इस टिकट तरह टिकट से के साथ पे हुआ, लोग टिकट लेकर हुआ। आए? तो टिकट कोई रखा होगा कि भाई ड्रामे का खर्चा निकल आए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इंटरेस्टिंग। जी जी, तो वो हमने वहां पे किया। तो बरामदा जो था वो स्टेज बन गया, और आंगन जो था उसमें कुर्सियां पड़ गई, तो वो ऑडियंस बन गई। बहुत और बढ़िया। वो प्ले हुआ, और मतलब ये कि सोचिए कि ये वो सब आर्टिस्ट थे जो आगे बढ़ के पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचे, और किन बुलंदियों को उन्होंने अपनी फील्ड में छुआ। तो जो तो आप ये नाम यहाँ ले पे रही मेरा हैं, शौक। जितने जी नाम आपने लिए हैं, वो यानी अपने आप में अंजुमन है, चाहे मुजफ्फर अली हो, चाहे आप जिनका, जी जी। यू हैव हैड सच अ प्रिविलेज चाइल्डहुड के इन लोगों में आप ने तरबियत पाई, तो जाहिर है कि वो तमाम चीजें जो हैं वो आपके डीएनए में तो इन्फ्यूज्ड होनी ही वो थी। डीएनए में शायद मौजूद थी, और थी। फिर माहौल भी मिला। अब मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली कि उन लोगों ने हमको बहुत इनकरेज किया। अब मैं आपको बताऊं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामे जाने का जब मैंने फैसला किया, तो वो एक बड़ा मतलब, अब उस वक्त किसी सो कॉल्ड रिस्पेक्टेबल फैमिली की लड़कियां थिएटर करें फुल टाइम, वो भी एज अ प्रोफेशन, वाज करेक्ट नॉट हर्ड ऑफ। करेक्ट। और उसको मतलब कोई बहुत इसकी प्रोफेशनलिज्म पे जोर था, हाँ काम करे पढ़े, लेकिन थिएटर ये तो शौक की चीज है, सही बात। ये नहीं हो सकता आपका। मुझे याद है कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैंने कहा कि मैं तो जा रही हूँ ना, शांति निकेतन में भी हो गया, यहाँ भी हो गया, बट आई प्रेफर्ड एंड जस्ट एज वेल कि मैंने फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो मैं साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही थी, और अनवर अंसारी साहब जो कि उस वक्त हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे साइकोलॉजी के, और ये हमारे अम्मी अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो उन्होंने मुझे बुला के बड़ा लेक्चर पिलाया, कहने के देखो सबा, ये थिएटर प्रोफेशन नहीं होता, ये तो सिर्फ शौक की चीजें हैं, उसके लिए तो तुम अपना एकेडमिक कैरियर करो। और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो हम्म। उन्होंने मुझसे कहा तुम मेरे साथ अब एमए करो और पीएचडी मेरे साथ करो, मैं तुम्हें लेक्चरर बना दूंगा। अच्छा। तुम्हारा तुम्हारा मतलब करियर यहाँ पे वो है, महफूज है। तो मैंने हम्म। कहा नहीं, मुझे तो थिएटर करना है। तो वो एक, आई हैड टू फेस ऑल दोज, मे नॉट बी फ्रॉम माय फैमिली बट फ्रॉम द आउटसाइड। और सारी हमारी दोस्तें कहती थी देखो ये कहाँ जा रही हैं, और सही बात। तो मैंने उसका कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। मेरे मुझे अब ख्याल तक से नहीं। मेरे ख्याल से इस एतबार से जमाना बहुत ज्यादा अभी भी हम लोगों के कल्चर में बहुत ज्यादा तब्दील नहीं हुआ है। नहीं, अब बहुत बदला है। आई थिंक उस वक्त बीइंग अ वुमन, बीइंग सिंगल, गोइंग इनटू थिएटर वाज अ ह्यूज चैलेंज। तो ये मैं आपको बता रही थी कि फिर मैं नेशनल स्कूल ड्रामा में, इट वाज जैसे आपने कहा कि फरमाया कि वो बड़ा टफ कंपटीशन था। यस, इट वाज वेरी टफ। जी। और उसमें हमारे यहाँ भी सिर्फ, और बड़ी टफ ट्रेनिंग थी। हम्म। मगर ये कि मेरा सिलेक्शन हुआ, और मुझे स्कॉलरशिप मिला वहाँ पढ़ने के लिए। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग दौर था जिंदगी का, क्योंकि अलीगढ़ के एक प्रोटेक्टेड माहौल से निकल के एक जी मेन स्ट्रीम माहौल में आ गए, और सही बात। जहाँ पे हर तरह के थे, हर जबानें थी, हर कल्चर थे, मुख्तलिफ मजाहिब थे। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और एक पूरा होराइजन खुल गया हमारे सामने। सही। और फिर हमें उस्ताद भी मिले, गुरु भी मिले, तो इब्राहिम अलकाजी क्या साहब बात। जैसे, जो कि क्या। बजाते खुद एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन थे, और उन्होंने हमें बड़ा रगड़ा। यानी खुदा की कसम मैं आपको क्या बताऊं, वो ट्रेनिंग ऐसी थी कि 24 लोगों ने ज्वाइन किया था और जी। 12 भाग गए। अच्छा। क्यों? तो देखो आर्मी मेहनत, ट्रेनिंग, ये तो आर्मी ट्रेनिंग हो गई। क्योंकि जो उन्होंने हमें कहा कि देखो थिएटर इज नॉट
इट्स नॉट फन एंड गेम्स, हाँ, इट इज अ सीरियस प्रोफेशन। और खुद वो राडा से पढ़ के आए थे, और ब्रिटिश थिएटर में उन्होंने काम किया था, और फिर बम्बई में एलेक पदमसी वगैरह के साथ करते थे। तो उन्होंने हम लोगों को बहुत, मतलब सबसे पहले तो आपकी ईगो तोड़ते थे। अब वो नसीर शाह आए, साबा जैदी आई, वो अलीगढ़ के अखाड़े के अपने आप को बड़ा पहलवान समझते थे। मगर ये कि वहां जब पहुंचे तो उनका चलो झाड़ू लगाओ स्टेज पे, लाइटें साफ करो। तो ये काम हम लोगों से करा के एक तरह से हम्बल, बी हम्बल टू लर्न एंड बी हम्बल टू, एक मॉडेस्टी चाहिए, एंड ब्रेक ऑल योर ईगोज एंड देन गेट इनटू इट, लर्न एंड रिच। और एक चीज और उन्होंने हमको बहुत सिखाई कि थिएटर इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। ये आपको एक तरह का कमिटमेंट है, एक तरह का आपको दुनिया की बहुत सी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत से ऐशो इशरत को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यू हैव टू फुली कमिट, इट्स नॉट अ प्रोफेशन, इज अ वे ऑफ लाइफ। जो मैं कहती हूँ कि ये चीज हमारी गुट्टी में डाली कि तुम लोगों को अगर काम करना है तो नेक नियति, ऑनेस्टी, हैव द डिजायर टू इम्प्रूव। यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट स्टार्स, यू आर एक्टर्स। क्या बात। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आप अपने आप को कुछ समझिए मत, आप साबित कीजिए आप क्या कर सकते हैं। क्या वो थिएटर का 3 साल जो थे ये स्पिरिचुअल बहुत कनेक्शन जो है वो आज आज समझ में आ रहा है। इट हैज हाँ, अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड बैकड्रॉप आल्सो। तो जी सवाल जी मैं ये कह रहा था कि आप एट अ वेरी यंग एज यू बिकेम टीवी प्रोड्यूसर। आप जो है वो यहाँ से एनएसडी से करने के बाद आपने थिएटर वगैरह किया एंड देन यू गॉट अ चांस टू वर्क फॉर द दूरदर्शन। तो ये समझिए कि टेलीविजन के, फिल्म्स के, थिएटर के जितने बड़े नाम उस दौर के, बल्कि जो आज भी हैं, वो सोचे जा सकते हैं। श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे, एम.एस. सत्यू, मनोहर सिंह, पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह, सुरेखा सीकरी, यहाँ तक कि इरफान खान तक को आपने टीवी पर पहला ब्रेक दिया। 3 जी नेशनल अवार्ड्स आपके नाम पर हैं। यू वर अमंग who's लिस्ट एंड तो उसके इसके मेरे 2 सवाल इस में हैं कि हाउ बिग अ डिसीजन इट वाज टू गेट मैरिड एंड रिलोकेट टू ऑस्ट्रेलिया, जबकि आपका जो है वो डंका बज रहा था। और दूसरी बात ये है कि एज अ वुमन इन लोगों के दरमियान में अपने आप को एस्टैब्लिश करना कितना बड़ा चैलेंज था, बहुत स्पेशली अच्छा सवाल है। एज अ मुस्लिम वुमन। देखिए ऐसा है, आपके हमेशा हर सवाल बहुत लंबे और अच्छे होते हैं, उसमें कई सवाल पिन्हा होते हैं। जी 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 तो पहला सवाल तो ये कि जाहिर है टेलीविजन में जब मैं आई तो उस वक्त एक तो ये भी था कि बहुत यंग थी और बहुत मोटिवेटेड थी, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए थे, तो एक तरह की हम लोगों में एक प्रोफेशनल प्राइड था कि हमें कुछ करना है, कुछ दिखाना है, और उसके लिए there is no shortcut, there is no easy way out. If you want to be good, your work has to be good. You have to prove that you can do it. तो वो एक जज्बा था जिसके तहत जब एक दफा लगा कि यार ये तो बड़ा मजेदार प्रोफेशन है, ये तो बड़ा अच्छा, मतलब इसे कहते हैं एक नशा सा चढ़ता है जिस चीज का, तो हमें अपने करियर का नशा, अपने प्रोफेशन का नशा चढ़ा कि ये इसमें क्या क्या किया जा सकता है। ये तो एक खुला मैदान है, और बस योर ओनली प्रॉब्लम इज योर इमेजिनेशन, एंड दैट्स देयर इज नो लिमिट टू इट। तो वो उसमें फिर हमने अपने आप को डुबोया, अपने आप को। जाहिर है उनके एक ऐसे माहौल में गए, इट वाज वेरी टफ टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर वर्थ, और टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड टू बी एक्नॉलेज्ड एंड रिवॉर्डेड फॉर इट। क्योंकि एक तो आप औरत हैं, सिंगल हैं, यंग हैं, तो ये, और ऊपर से मुसलमान भी हैं, तो उस माहौल में जबकि मेन स्ट्रीम में आप हैं, आपको हर चीज में बहुत मुहतात होकर चलना होता था। और दूसरी चीज ये भी थी कि आपको अपने हम असरों से दुगना मेहनत और अच्छा काम करना पड़ता था, तब वो हमें बराबर का हिस्सेदारी मिलती थी। तो ये आसानी से नहीं मिलती कोई चीज, तो उसके लिए भी यू वर्क हार्ड। एंड मैं समझती हूँ कि इफ यू आर genuinely honest and if you can do good work and present what it is। और वो दौर ऐसा था कि हम लोग बड़ी गहरी तौर से हमें देखा जाता था, इसलिए कि एक ही चैनल था,
हर सही। आदमी उसे देखता था, एक गलती होती थी तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन आता था सीधा, मतलब ये हालत थी। और हम लोग जो थे वो मतलब बहुत एहतियात से चलते थे, और बहुत एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स नॉर्म्स में एक कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म को लेके हम कैसे अपनी बात भी कह दें, अच्छी तरह से कह दें और एक्सेप्ट भी हो जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज था, लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत कुछ ट्रायल एंड एरर से सीखा हमने। जी। गलतियां भी करते थे, वो भी करते थे, कभी मीडियोकर काम भी हो जाता था, कभी ये भी, लेकिन ख्वाहिश होती थी, और पूरा एक कल्चरल बैकग्राउंड तो हमारे पीछे था, उसको हमें अपने एडवांटेज के तौर पे यूज करना था। तो मुझे उर्दू कल्चर जबान वो एक था, फिर दूसरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रोफेशनलिज्म, हर चीज हमने सीखी, थिएटर की सारी फॉर्म्स को सीखा, सब कुछ सीखा। तो एक कॉन्फिडेंस था अपनी जात की, अपनी कैपेबिलिटीज में, और वो जो थी दे वर पुट टू टेस्ट, एंड इफ वी राइट। केम अप टू द टेस्ट, वो हमने साबित करके दिखाया, तो हमें रिकॉग्निशन मिला। आसानी से कुछ नहीं मिला। क्या बात, क्या बात, और जबरदस्त। ये भी था कि मैं समझती हूँ कि ये कई फैक्टर्स आपके खिलाफ काम करते हैं। आप मुसलमान हैं, आप जी। औरत हैं, आप ये हैं, आप सिंगल हैं, आप एक अकेले रहती हैं, आप गाड़ी चलाती हैं, आपकी एक इंडिपेंडेंट जिंदगी है। ये चीजें, पीपल वर जजमेंटल अबाउट इट, बट देन अच्छा। यू हैव टू स्टेयर केयरफुली। हमें याद है तो सफापा के, जब दूरदर्शन पे हम बचपन में प्रोग्राम्स देखते थे और आप आखिर में लिख के आता था कि हम जानते तो नहीं थे, प्रोड्यूसर सबा जैदी के नाम से लिखे, हम उससे कनेक्ट होते थे बिकॉज वी वर टोल्ड कि ये जो है ये साहिबा अलीगढ़ की है। तो हमें ये होता था, एंड वी टुक प्राइड इन इट कि जी जी, है जो ये यानी somebody फ्रॉम अलीगढ़ हैज रीच टू अ पॉइंट कि भाई उनके प्रोग्राम्स जो हैं वो उसके ऊपर नेशनल, हाँ। नेशनल टेलीविजन के ऊपर अक्सर जो लोग कहते थे, कह रहे ये तो हमारी लड़की है। जो जानते भी नहीं थे। सही, सही तो बात। तो ये मतलब एक और आई सपोज उस वक्त क्योंकि कम उम्र भी थे, चैलेंजेस रिस्क बहुत लेते थे, तो हम्म, वो एक यूथ का वो होता है, एक जी, दौर होता है जब इंसान इन सब चीजों से डरता नहीं है। तो सही। डरते किसी चीज से नहीं थे, खड़े हो जाते थे लड़ने के लिए। जाए, अब तो पता है कि हमें परेशान किया किसी ने, किसी हाँ। सरकारी नौकर ने, तो ये हमारा इस्तीफा। तो मगर सब लोग हमें बड़ी हाथों हाथ लेते थे, भाई ये हमारी खुशकिस्मती थी, भाई माफ कर दो, अब नहीं कहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो क्या बात। मतलब अपनी टर्म्स पे काम करना इज नॉट इजी, बट यू ये हैव भी टू बड़ी अर्न इट। ये भी बड़ी जी बात है। एब्सोल्युटली, ये जो लास्ट आपने कहा है ना कि यू हैव टू अर्न इट, जब आपके अंदर जी जी, सब्सटेंस होगा तभी आपकी बात लोग जो है वो अ, मानेंगे। सुनेंगे और मानेंगे। अच्छा, मैं जी, जिस सवाल पर और कह रहा था ये कि जी, आप क्यों गई ऑस्ट्रेलिया, क्यों गई सब छोड़ के? ये सवाल था ना। ऑस्ट्रेलिया, हाँ बिल्कुल, ये कि मतलब ये सारा सब वाइंड अप करके एंड देन यू वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। ये वाइंड अप कुछ नहीं करता, इंसान जिंदगी के मुख्तलिफ मंजिलों पे आगे बढ़ता जाता है। हम्म, बहुत किया, ये बहुत अच्छा और बहुत एंजॉय किया, हम्म, लेकिन फिर ये था कि जिंदगी के और भी रुख थे जिनको के मुझे एड्रेस उसको भी करना था। हासिल करना था, उसको भी एड्रेस करना था, उन चीजों को भी जीना था। तो सही। फिर जब जाहिर है मैंने शादी की अपने शौहर से और इकबाल आदि साहब से, तो वो एक बहुत अच्छा सफर था। एक मतलब अपनी जो ऐसा इंसान आपको मिले जो आपकी कदर कर सके, आपकी उसको सलाहियतों को पहचाने, और साथ में साथ आपको वो आज़ादी भी दे जो आप अपना काम कर सकें। तो ये हम्म, बहुत बड़ी चीज होती है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वहां पर भी एक अच्छा हमसफर मिला। तो फिर कुछ पाने के लिए कुछ देना तो पड़ता है, और मुझे ये एतबार हमेशा से था कि अगर आप में कोई चीज आप में है, इफ यू हैव इट इन यू एज दे से, तो आप हर जगह अपना पॉटर विल काम फाइंड बना इट्स है, ओन, बिल्कुल। अपनी जगह बनाएंगे। लेकिन इट वॉज नॉट ईजी, आई हैड अ बैड व्हेन आई केम इनिशियली ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे काफी, इसे कहते हैं, मुश्किलों का सामना, क्योंकि यहाँ कोई जानता ही नहीं था। सही बात। वहां तो दूरदर्शन में हम लोग इतने 14-13 साल मैंने काम किया था, और तब हाथों हाथ लिए जाते थे हमारे प्रोग्राम्स भी, लोग याद रखते थे, देखते थे शौक से, एक अपनी ऑडियंस थी। यहाँ आए तो माहिए बेआब, जीरो से मतलब स्टार्ट करना है। अब वो एक बड़ा ही चैलेंजिंग, अपनी जात के साथ उस टू कमिंग टू टर्म्स के हम
हम तो मतलब हमें कहाँ से फिर से शुरू करना है। सही तो बात। एक ये अपने आप को, इट वाज जस्ट डिसहार्टनिंग, इट वाज आल्सो डिसअपॉइंटिंग बिकॉज आई थॉट, क्योंकि यहाँ पे बड़ा क्लोज शॉप थी। सही It was a बात। very, at that time, it was a very Anglo-Saxon media, unlike UK and all these places, जहाँ के बहुत ज्यादा एक मतलब कॉस्मोपॉलिटन एक सेकंड वो है। थर्ड जनरेशन आ चुकी थी, वो सारे उसमें छाई हुई थी, पूरे कल्चरल सीन में भी, पॉलिटिक्स में भी, सोशल में। यहाँ पे वी वर स्टिल अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी जी। एंड दे हैड नो आइडिया ऑस्ट्रेलियन मीडिया। और अक्सर मुझे याद है कि एक बड़ा अच्छा से मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं एक जॉब के लिए गई और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का जॉब था वो, और मैं ऑलरेडी उस पोजीशन पे काम कर रही थी। मैं तो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर बन गई थी, और मतलब मेरी काफ़ी में तरक्की भी मुझे मिली थी उसी में। मगर ये कि वो उनके कुछ, शी जस्ट कुडंट रिलेट, और मुझसे कहने लगी, अच्छा वो पेपर पे देखा आपकी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी है। She did not know who was Satyajit Ray. They did not know who is Shyam Benegal. They don't know what is Doordarshan. तो उस वक्त ये एक तरह की एब्सेंस, ठीक है। बॉलीवुड में एक मैंने कोई किसी ब्रिटिश इंडो उसमें किया था, एंग्लो इंडो ब्रिटिश प्रोडक्शन में, रेजर्स एज, बिल मरी के साथ, एंड आई वाज डूइंग सम स्मॉल। वो उनको, अरे अच्छा आपने ये किया, मेरे हिसाब से वो मेरे अचीवमेंट में बहुत नीचे था कहीं। बिल मरे का मगर ये नाम बहुत बड़ा है। हाँ, तो उन्होंने फौरन उसको तो नजर उठाई, फिर कहने लगी, अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए आपको लोकल कल्चर के बारे में क्या पता है, आपको ऑस्ट्रेलियन। तो मैंने कहा कि ये जो है, अब ये मुझे नौकरी तो देंगी नहीं। हाँ, और ये क्योंकि जब कुछ नहीं हो मिलता तो ये पूछते हैं, भाई आप सही है। कल्चरली आप क्या समझते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नो फार मोर अबाउट योर कल्चर देन यू डू नो अबाउट माई कल्चर, number one. Number two, I am the changing face of this country of Australia, and I am the culture of today which you don't know. अरे क्या बाप रे, मुंह लटक गई। बड़ी स्टाइल से उठी और चल पड़ी बाहर। मैंने बात। कहा, हेल विद योर जॉब। मगर ये कि आप गिव देम अ पीस ऑफ माय माइंड कि भाई आप लोगों को, जस्ट बिकॉज वी कम फ्रॉम ईस्ट, वी कम फ्रॉम साउथ एशिया, हमारी आप समझते हैं कि बहुत महदूद है हमारी अंडरस्टैंडिंग, विच इज रॉन्ग। We know Western art and culture as much as we know our own culture. तो उसको अंडरमाइन करते थे, लेकिन अब सब चीजें यहाँ भी बदल गई हैं। तो ये हम्म। तब ये फिर मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा टू गेट माय प्लेस, एंड शायद अभी भी उन उसको तो नहीं छू पाए यहाँ के मेन स्ट्रीम में जो हिंदुस्तान में था। तो वो तो अपने, जब मिट्टी से मैं आदमी। वही मेरा वही सवाल अगला है कि माशाल्लाह सफर जोर शोर से जारी है, और आपने अपना थिएटर ग्रुप एस्टैब्लिश किया हुआ है वहाँ के ऊपर, और आप एक ऑस्कर अवॉर्डेड फिल्म देव पटेल जो उसके एक्टर थे उनके साथ एक फिल्म कर रही हैं, फिल्म्स आप कर रही हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप वेब सीरीज वगैरह कर रही हैं। तो आप अपने जो करंट एंगेजमेंट्स हैं, प्लस आप रेख्ता से कनेक्टेड हैं नाउ, आई हैव कम टू नो कि नेक्स्ट मंथ आप दुबई जा रही हैं अपना प्ले लेकर के। तो इट्स वेरी एस्टोनिशिंग कि माशाल्लाह उसी जोश और खरोश के साथ जो है आपका सफर जो है वो रवां है माशाल्लाह। जी, तो फिर यहाँ के मैंने अपना एक डीटीएच प्लेटफॉर्म कायम किया, विजन एशिया। जब मुझे लगा कि यहाँ हम अपना सर टकराते रहेंगे और हमें हमारी मकाम और जगह नहीं मिलेगी, तो एज आई से कि व्हेन अ डोर क्लोजेस टू यू, यू क्रिएट योर ओन डोर। हम्म। तो हमने वो किया कि अपना दरवाजा खुद बनाया, अपना प्लेटफॉर्म खुद क्रिएट किया, एंड दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस। और उसके पीछे भी एक वजह थी कि आई वांटेड टू कनेक्ट माय चिल्ड्रन विद माय कल्चर। और वो सारे लोग जो यहाँ रहते थे, जो कि बिल्कुल अलग हो चुके थे, बिकॉज देयर वाज नो मीडिया टू कनेक्ट देम, तो जी। उनको मैंने फिर जोड़ा, अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपनी जबान, entertainment in their own language. So that was a very, and I was very fascinated by the um, by the development of media. तो DTH प्लेटफॉर्म आया, सैटेलाइट टेलीविजन आया, फिर OTT प्लेटफॉर्म्स आए। तो आई केप्ट ऑन, मतलब मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की थी तो 2 इंच के टेप पे रिकॉर्डिंग करते थे हम लोग, सही वीडियो बात। ब्लैक सही एंड व्हाइट में। सही और सही। उसके बाद मैं सारी मंजिलें तय करती गई, जैसे जी। जैसे मीडिया बढ़ता गया मैं भी बढ़ती गई। तो जी। अब यहाँ पे आके हमने फिर उसको क्या कहते हैं, अपने आप को
went on reinventing, re-educating, upgrading, और जिसे कहते हैं अपने जमाने के साथ आगे बढ़ते रहे और चलते रहे। तो वो सफर कभी खत्म नहीं होता, और ये फील्ड ऐसी है कि इतने तेज इसमें चेंजेस आ रहे हैं कि बाय द टाइम यू नो वन थिंग, इट्स ऑलरेडी अनदर हैज टेकन ओवर। तो आप खुद मीडिया में काम करते हैं, और अब इतना इंडिपेंडेंट चीज मौजूद है। उस वक्त तो ये सब नहीं था ना, बहुत रिस्ट्रिक्टेड था। तो डीटीएच का मैंने यहाँ किया काम, वो बहुत बहुत अच्छा, बहुत कामयाब और पाथ ब्रेकिंग काम था। उसके बाद फिर मैं थिएटर ग्रुप भी अपना चलाती हूँ, और वो ये था कि क्योंकि दैट वाज मोर इनटू एडमिन एंड ब्रॉडकास्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो काम था, ये क्रिएटिव जो मेरे अंदर एक बग था, वो बहुत दिन से खामोश था, क्योंकि मुझे लगता था कि वहाँ पे मुझे दैट्स वेयर आई बिलोंग। सो आई स्टार्टेड अ थिएटर ग्रुप, और यहाँ पे हम लोग करते हैं अदाकार, उसका नाम है दिस इज मोर टू फॉर साउथ एशियन, एंड वी आर नाउ बिल्डिंग अप न्यू स्क्रिप्ट्स, न्यू रेpertoires, ताकि जैसे कि मैंने अपने इस इंटरव्यू में भी जिक्र किया था परवेज आलम वाले में, कि हम अब ये चाहते हैं कि हम जिस समाज में जी रहे हैं, और जिस तरह से हम अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हैं और अपनी एक शिनाख्त ढूंढ रहे हैं, तो वो काम जो है हम ड्रामे के जरिए करें, और उसको रिकॉर्ड करें इन दिस पॉइंट ऑफ हिस्ट्री, इन दिस पॉइंट ऑफ, इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग डॉक्यूमेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग कि उन ह्यूमन स्ट्रगल्स की बात की जाए जो इन समाजों के, सोसाइटीज के मुख्तलिफ दौर में डेवलपमेंट में आगे निकल के आती हैं। तो अब मैंने जो किया है कि साउथ एशियन ड्रामा कॉम्पिटिशन्स मैंने शुरू किए हैं कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग कीजिए, यहाँ रहने वालों के मसाइल पे बात कीजिए, उनकी जो कहानियां वो लाइए निकाल के, तो उससे हम नई चीज लाएंगे सामने, और उनकी क्या स्ट्रगल्स हैं, उनके क्या ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस हैं, उनकी क्या जॉयज हैं, उनकी किस तरह से सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन किन रास्तों पे जा रही है, क्या डाइल्यूशन हो रहा है, क्या एनरिचमेंट हो रहा है, ये सब बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो उस बारे में बात की जाए। जी जी, तो ये ज्यादातर लोग जो हैं उनका एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन है कि जो लोग नॉन रेसिडेंट जैसे इंडियंस हैं या दुनिया भर में जो इंडियन डायस्पोरा है, उनकी जिंदगी को लेके बहुत ही मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। दे डोंट नो द माइक्रो डिटेल्स, एंड दिस इज समथिंग वंडरफुल व्हिच यू आर डूइंग। एंड वो सबसे बड़ी बात ये है कि अब हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं, इट्स ऑल ग्लैमर, ग्लिटर, लोग गाड़ियों में घूमते हैं, ये सब, दैट्स अ टोटल फैलेसी भी है एक तरह का। इसे कहते हैं कि सुपरफिशियल एक एनालिसिस है। जब भी आप माइग्रेट करते हैं, इट्स अ वेरी, आप भी माइग्रेंट हैं, लेकिन आपकी समहाउ आप जिस सोसाइटी में जी रहे हैं उसमें काफी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन जब आप वेस्ट में आते हैं तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। और यहाँ की उसमें जब इंसान अपने आप को महसूस करता है, तो क्या चीजें हैं जो कि वो अपने अंदर महफूज रखना चाहता है, जो कि उसकी आइडेंटिटी, उसके हेरिटेज का हिस्सा है, और क्या चीजें हैं जो वो इम्बाइब करता है अपने एनवायरनमेंट से, और अपने आप को कैसे एनरिच करता है दो तहजीबों के तजाद से, दो तहजीबों के मिश्रण से। एक सही लफ्ज है मिश्रण। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, और हमको उनकी उसकी बात करनी चाहिए। हो क्या रहा है कि गलत सलत, सुपरफिशियल, आमतौर से मैं ये नहीं कहती, ऑफ कोर्स वेरी ब्यूटीफुल वर्क हैज आल्सो बीन डन बाय ग्रेट फिल्म मेकर्स एंड आर्टिस्ट, बट दिस इज समथिंग हमको इसमें काम करते रहना है, और इन चीजों को पर्दे सीमी पे लाना है, क्योंकि ये कहानियां आज से 50 साल बाद लोग पढ़ेंगे, जब हमारी जनरेशन नहीं होगी अपनी दास्तान सुनाने को, तो वो कहानियां बताएंगे कि ये क्या दौर थे, और कैसे लोग इसमें जीते थे, और क्या उनके मसाइल थे, और किस तरह से वो उनसे जूझते थे। तो मैं समझती हूँ ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है। और मैं उनसे भी बात कर रही थी कि हम लोगों को, क्योंकि एक पूरा एक डायस्पोरा है जो कि दुनिया भर में फैला है, और हम लोग जो हैं, हम अपनी जमीन से तो छूट गए, लेकिन अपने रूट्स जो हमारी हैं, वो हमें अभी भी वो बनाती जो हम हैं, जो हमारी आइडेंटिटी है, वो उनमें कहीं छुपी हुई है, हमारी वैल्यूज में, हमारी थिंकिंग में, हमारी जबान में, हमारे रहन सहन में।
तो जी, जी। ये सब चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एनीवे, दिस इज अ लॉन्ग डिस्कशन, आज वक्त इजाजत नहीं देता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब तो मैं, आई एम जस्ट राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग टू गो टू, दुबई? ये इसमें का एक बड़ा खूबसूरत प्ले है दोज़ख, जो स्मिताबा ने मुझे खुद दिया था और टेलीविजन पे मैंने इसको बहुत कामयाब तरीके से किया है। तो ये हम लेके जा रहे हैं अब रेख्ता की जश्न रेख्ता दुबई में। जी, और इसमें मैं खुद भी एक्टिंग कर रही हूँ। और ज़बरदस्त। एक्टिंग तो ये इसे कहते हैं ना कि हुस्न इत्तफाक है। अब जी, यहाँ पे लोगों ने मुझसे कहा भाई आओ करो, एक्टिंग कर लो। उन्हें एक इंडियन ग्रैंड मदर की जरूरत थी, एक बड़ा अच्छा सीरियल था, तो मैंने कहा चलो, हम अब बताइए कि आई जस्ट डूइंग इट फॉर द फन ऑफ इट, अच्छा, क्योंकि डायरेक्शन डिजाइनिंग इज माय मेन फोर्टे। एग्ज़ैक्टली। देव पटेल के साथ आप क्या फ़िल्म कर रही हैं, क्या कर ये रही हैं? एक फिल्म है, एक फीचर फिल्म है, इसका नाम है सहेला। अच्छा, और ये एक गे कपल की कहानी है। अच्छा। और एक अच्छा इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है। तो उसमें उन्होंने मुझे एक नानी का रोल दिया है, जो मैंने किया है, विच इज गुड फन। अच्छा, हालांकि बहुत बड़ा कैरेक्टर है मेरी उम्र से, हुँ, मगर एज एन एक्टर आई टेक इट राइट, एज अ चैलेंज। तो राइट, हमने वो किया है, तो वो फिल्म अभी रिलीज होने वाली है, बट इट्स, आई हैव हर्ड गुड, आई हैवंट सीन इट, आई हैव हुँ, गुड, वेरी गुड रिव्यूज। और ये एक चीज जो मुझे मेरी बहुत पॉपुलर है, बल्कि अब मैं जाती हूँ, कल भी मैं शॉपिंग सेंटर में गई तो बच्चे मुझे पहचानते हैं। वो एक यंग एडल्ट्स का सीरीज है, टीनेजर्स का, द अनलिस्टेड, हुँ, जो कि हुँ, 15 एपिसोड का है और नेटफ्लिक्स पे भी है और एबीसी पे भी है, अच्छा, था। तो वो बड़ा पॉपुलर है, तो बच्चे उसको देखते हैं, खास तौर से देसी बच्चों को बड़ा मजा आता है, बिकॉज वो मेन स्ट्रीम में अपने आप को देखते हैं, अपने घर को, अपने माहौल को। तो हुँ, उन्हें एक तरह का एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है, कनेक्टिविटी होती है उससे, जी, बहुत कनेक्टिविटी होती है। वो सब बच्चों में बड़ा पॉपुलर है, मतलब अक्सर अच्छा। होता है, और तस्वीर खिंचवाओ हमारे साथ, देन दे गो एंड शो इट टू देयर क्लासमेट्स के, देखो आई मेट दादी। हाँ, सही बात है, फॉर तो एन इस आर्टिस्ट तरह के तो मैं प्रोजेक्ट्स करती हूँ एज दे कम माय वे। जी, और अभी भी मैं चाहती हूँ कि और भी कुछ, दिमाग में हर वक्त नए प्रोजेक्ट्स घूमते रहते हैं। हुँ, और आई वुड लव टू डू मोर टेलीविजन एंड फिल्म्स। थिएटर तो मैं कर ही रही हूँ, अब 10 साल पूरे हो जाएंगे अदाकार हुँ, के। एंड इट इज वेरी सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड थिएटर। बल्कि मुझे ताज्जुब हुआ कि लंदन में कोई उर्दू हिंदी के थिएटर ग्रुप्स नहीं हैं। हुँ, तो जबकि हम लोग यहाँ पे, हम और मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो लोग भी कर रहे हैं साथ साथ, अलग अलग और प्लेस भी। तो हुँ, हुँ, काफी एक वाइब्रेंट सा एनवायरनमेंट पैदा हो गया है। ऑफ कोर्स राइट, मैंने वेरी उसमें इंटरेस्टिंग। लीडरशिप का रोल लिया। देखिए, तो मौका लगेगा तो दुबई आपका प्ले देखने के लिए आएँगे इंशाल्लाह। आइएगा तो बहुत मजा आएगा जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सबाबा, नाउ मूविंग बैक इन टाइम, आप जब एएमयू में थीं, तो भी ऐसा माहौल था। असल में फ़ेजेज़ आते हैं, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है फ़ेजेज़ आते हैं। कुछ दौर में लड़कियाँ जो थीं वो स्टेज पे परफ़ॉर्म कर सकती थीं। फिर एक फ़ेज़ आया जब इट वाज़ अ बिग नो नो। जब हम थे तब उस वक़्त तो लड़कियों का कोई अगर किरदार होता था तो लड़कों को दुपट्टा पहना कर के जो है वो पेश किया जाता था। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने अपना जो कल्चरल कैरेक्टर है, वो डिफाइन नहीं किया है। बल्कि एक यूथ फेस्टिवल हो रहा था तो उसमें कंज़र्वेटिव ग्रुप में आकर बाकायदगी से तोड़-फोड़ करी, वहाँ पे लाइव परफ़ॉर्मेंस चल रही थी, पूरी दुनिया भर में फ़ज़ीहत हुई थी। तो यही शायद वजह है कि बहुत ज़माने से यहाँ से कोई राही मासूम रज़ा, सबा ज़ैदी, नसीरुद्दीन शाह, सुरेखा सीकरी वग़ैरह नहीं निकले हैं, शहरयार इज़ एन एक्सेप्शन। तो क्या वजह है? मतलब ये, यानी क्यों हम लोग अपने आप को, अपने कल्चरल जो हेरिटेज है उसको एक जो मुसलमानियत है उससे डिफ़ाइन, उससे अलग नहीं कर सके? देखिए, मैं, मेरा बचपन भी जब गुजरा और जवानी वहाँ पे अर्ली डेज में, क्योंकि मेरी पैदाइश ही अलीगढ़ की थी और पली बढ़ी वही हूँ। वहाँ हमेशा से हर दौर में ये दो फोर्सेस थी जो कि काम करती थी। एक तो कंजर्वेटिव, जो कि हर बात में इस्लाम खतरे में हो जाता था। एक जी, बड़ी एक अजीब व गरीब चीज जो मैंने अलीगढ़ में ही सुनी है, कि कोई भी, दे यूज टू फील वेरी थ्रेटेंड कि कोई प्रोग्रेसिव थॉट, कोई इस तरह की कोई भी चीज हो तो जी, फौरन वो खड़े हो जाते थे कि साहब ये तो इस्लाम की उसके खिलाफ है और ये बेहुरमती है, फलाना ढमकाना। और एक तरफ वहां पे प्रोग्रेसिव, इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे, कल्चर तहजीब को पहचानने वाले, प्रैक्टिस करने वाले ऐसे लोग भी थे। तो ये हमेशा चलती थी ये कशमकश। हुँ, और इसमें मैं खुद जब वहां पढ़ रही थी,
तो वुमेन्स कॉलेज में लड़कों के आने की इजाजत नहीं होती थी, तो हम लोग लड़के बन के सब रोल करते थे। फिर जब हम कैनेडी हाउस में, मुझे याद है मैंने राही मासूम रजा का एक किया था, गोमती एक म्यूजिकल था, तो उसमें बूढ़ी वो बनी थी, मैं बूढ़ा कोई आदमी है, तो इस किस्म के हम लोग करते थे। तो अब ये जब जाहिदा खाला ने वहां पे थ्री सिस्टर्स किया, तो उस वक्त भी बड़ा शोर हुआ कि साहब, उसमें हम सब साथ काम कर रहे थे, जैसे मैंने जिक्र किया था, नसीर भी थे और बाकी बहुत से लड़के लड़कियां सब काम कर रहे थे। तो मगर उन्होंने कहा कि ये आप कैनेडी हॉल में नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशंस के खिलाफ है। तो एक तरह का मैं समझती हूँ कि, और हमें हमें फिर अपने घर में किया उसको इन डिफायंस ऑफ दैट दैट रूलिंग। तो सवाल ये था कि हमारे यहाँ, आई थिंक, एक तो ये पता नहीं हमारी जहनियत में अभी भी है कि औरत को छुपा के रखो, उसको वो मतलब वो मर्दों के साथ शाना बशाना ना चले, वो उनके साथ उनकी किसी तरह से मतलब मिक्सिंग ना हो, एक तरह का सेग्रीगेशन रहे, एक तरह का सेपरेशन रहे, और उसकी वजह से ये लोग ये महसूस नहीं करते कि तहजीब की नुमाइंदगी औरत मर्द दोनों मिलके करते हैं, कोई एक किसी एक जेंडर की मीरास नहीं है, नंबर वन। नंबर दो, ये भी वजह है कि एक हम लोग मजहब और कल्चर को अलग नहीं कर सके। एजुकेशन, कल्चर, तहजीब, हर चीज को एक कंजर्वेटिव, वो भी मजहब के एक बहुत ही इसे कहते हैं कि नैरो जो उसकी होती है उससे जज करते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक एजुकेशनल अदारा है, एक तहजीब का कहवारा, और अलीगढ़ ने बहुत अच्छी, मतलब मैं सोचती हूँ कि एक खास तहजीब की नुमाइंदगी की है और प्रोड्यूस किया है। लेकिन ये कि जब ये मसला आता है तो फौरन लगता है कि पता नहीं क्या कयामत आ जाएगी अगर सब मिलके साथ काम करेंगे। वही लोग जब बाहर जाते हैं अलीगढ़ से तो सब मिलजुल के करते हैं, लेकिन वहां नहीं कर सकते। तो ये एक वही हमने अपने लिए, वो जो एहतजाज करते हैं वहां पे आके 9 से 12 तस्वीर महल में पिक्चर देखते हुए पाए जाते हैं। हाँ हाँ, मतलब ये कि ये हिपोक्रेसी है एक तरह की। हम अपने आप को ये सोचते हैं कि ये हमारी इस्लामी कैरेक्टर है, जो कि गलत है, जी। मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत है। और अब ये देखें कि इसी तरह से पहले अलीगढ़ में कोई पर्दा वगैरह नहीं था, हम्म। और मतलब हम लोग सब जो थे, कोई सवाल ही नहीं था किसी किस्म का। ये जब पार्टीशन के बाद की हमारी वालदा की जो जनरेशन थी, उन लोगों ने सबने छोड़ा था पर्दा और बाहर निकल के आए थे, और ये एक आज़ादी का नया जोश था, सब शाना बशाना चलेंगे। और बल्कि वो एक शेर है कि पर्दा चेहरे से हटाया तो बहुत खूब किया, और पर्दे शर्म को दिल से ना उठाना हरगिज, हटाना हरगिज, रविश खाम पे मर्दों की न जाना। उनका मौलाना अली का ही शेर है। जी। तो ये उन्होंने मतलब एक तरह का ये सारा जो दबदबा निकलता है ये औरतों के ऊपर निकलता है कि साहब इनको मिक्स ना करें, ये ना करें, इनको इस तरह रहना चाहिए, ये इनका रोल है। तो मैं समझती हूँ कि अलीगढ़ में जो उस वक्त दौर था वो ज्यादा इमेंसिपेटेड था, लड़कियों को ज्यादा उसमें आजादी थी। पूरी तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत बेहतर था। अब मैं देखती हूँ कि सब जो है फिर, जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, हिजाब अबाया ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं, हमारे बुर्का पर्दा होता था, और अब जी। वो एक आजादी के बाद वो खत्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो ये चीज जो है ये अब लौट लौट के आ रही है वापस, और लोग सोचते हैं कि रिलीजियस आइडेंटिटी इज द ओनली आइडेंटिटी वी हैव, जो कि एक तरह से मैं समझती हूँ कि गलत है। कल्चरल आइडेंटिटी सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है, मजहब उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन मजहब के जरिए आप सारी आइडेंटिटीज को डिफाइन नहीं कर सकते। मेरे वो ख्याल एक से जाति तवाज़ुन हिस्सा है, एक तवाज़ुन पैदा किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली किया जा उसके ऊपर सकता। काम और मैं, नहीं किया गया। हाँ, और मैं समझती हूँ कि एक तवाजुन की जरूरत है, और एक मजहब एक जाति मसला है, उसको एक आप, क्योंकि देखिए अलीगढ़ के अंदर उर्दू तहजीब जिसे हम कहते हैं, और जिसकी कि अब आप देखते हैं कि उसमें बहुत बड़ी नुमाइंदगी हो रही है, बहुत बड़ा उसका शोकेस हो रहा है जश्न रेख्ता में, जैसे आप जी। देखते हैं। जी। तो ये एक बड़ा, मैं इनका आबदी साहब का सुन रही थी कि उर्दू एक जबान का नाम नहीं, एक तहजीब का नाम है। करेक्ट। और अलीगढ़ वालों ने अब उर्दू पढ़नी और पढ़ाना छोड़ दी, तो सही बात। मतलब कम हो गई। अब मैं इसकी वजह से यह है कि हम अपनी तहजीब से कटते चले गए।
बिल्कुल। लेकिन फिर अपनी आइडेंटिटी का भी एहसास होता है। ना वहाँ के लोग ना उर्दू जबान पढ़ते हैं, ना उस कल्चरल जो भी उसके एक्सप्रेशन है उनको ना कोई शेर व शायरी होती है, ना बैतबाजी होती है। अब वो एक तरह का जनरेशनल गैप आता चला जा रहा है। उसकी बिल्कुल। वजह से लोग सोचते हैं कि हमारी आइडेंटिटी सिर्फ मजहब में है। हमारी आइडेंटिटी मजहब में भी है, कल्चर में भी है, जबान में भी है, हमारे बिल्कुल। रस्म व रिवाज में है, हमारी आर्ट में है, हमारे चाहे वो सूफियाना कलाम है, चाहे वो कव्वाली है, चाहे वो ड्रामा है, चाहे वो मौसीकी है, चाहे वो रक्स है। अब इन सब चीजों को आप अगर एक, या मुसव्वरी है, ये सारी चीजें हैं, अगर आप उसको एक तंग उससे देखें, तो मजहब की रूह से सिर्फ देखें, तो उसमें आपको 10 ऐसी चीजें मिल जाएंगी कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नहीं, लेकिन वो भी उसमें भी देखिए बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्टरी इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशंस हैं, और जैसा मैंने कहा कि उसमें एक तवाज़ुन, बल्कि जैसे आपने ये कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कल्चरल हेरिटेज का प्रिजर्वेशन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई बिलीव कि एएमयू का इसमें एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए था। जो काम आज अब था, रेख्ता कर पास रही में था, हाँ, अब जो पीछे था, रेख्ता जो अब काम नहीं कर है। रहा है, अब देखिए तो रेखा जो काम कर रही है, वो काम मेरा ख्याल ये है कि ये एएमयू को करना था। ज़बान के एतबार से ख़ास तौर से जो है ना, ज़बान बहुत पीछे रह गई, और यकीन जानिए कि जो रिकॉग्निशन आपको अपनी ज़बान के एक्सप्रेशन से मिलता है, वो आप कितनी फ़ॉरेन लैंग्वेजेज़ पढ़ लीजिए और उनको आप एक्सप्रेस करिए, वो नहीं मिलता। तो क्योंकि वो आप सोचते हो जबान में है ना, आप बिल्कुल, सोचते हैं, आप महसूस के जबान में करते हैं। और बिल्कुल, अगर वो जबान आप पढ़ना लिखना छोड़ दें, बिल्कुल, समझना छोड़ दें, तो आप मतलब आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे? ट्रू, ना बिल्कुल, इधर के हैं ना उधर के। अब आजकल के दौर में ना किसी को सही अंग्रेजी आती है, ना उर्दू आती है, ना हिंदी आती है, ना कोई बिल्कुल, जबान आती बिल्कुल, है। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल, एक उसमें मुअल्लक हैं कि एक कल्चरल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बिल्कुल एक सही, आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कि बिल्कुल। हमें ये नहीं मालूम कि हम हैं क्या असल में, हमारी तो एक ये असल एक पहचान क्या है? असल पहचान क्या है। बिल्कुल सही। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से अगर आप महसूस करते हैं, देखिए मैं अलीगढ़ में बहुत अरसे से नहीं रही हूँ, और अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद जाना आना भी बहुत कम हो गया है। हुँ, और मगर मुझे महसूस होता है कि हमने उन चीज़ों को प्रिजर्व नहीं किया। हुँ, हुँ। अब मेरी बहन बहुत उम्दा वो करती है, कैलियोग्राफी जोया, बहुत जी, अच्छी उर्दू में, और बड़े उम्दा गालिब के शेर इसके उसके। लेकिन वो दिल्ली में होती है उसकी एग्जीबिशन। सही बात। बताइए अच्छा, आप। अच्छे अच्छे ड्रामे होते हैं, जी, वो चंडीगढ़ में नहीं हो सकते। नहीं सही क्यों बात। साहब, अब इस्लाम खतरे में आ गया? अरे भाई क्यों आ गया खतरे में? इतना इतना कमजोर क्यों है आपका फेथ? जी, जी, ये एक चीजों को मतलब हर चीज को एक मौलवी की नजर से देखना, एक तालीमी इदारे में गलत अप्रोच है। नहीं, वो हावी हो गया है। मौलवी की नज़र से भी गलत तरीके से देखना। देखिए जो जो जी जी। एनलाइटेंड मौलवी हज़रात हैं, वो मेरे ख़्याल से इस चीज़ से इख्तिलाफ़ नहीं करेंगे कि आप अपने कल्चर को प्रिज़र्व करके रखिए। उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सही बात। आप सब्जेक्टिवली उनको आप दिखाइए लोगों को, और उसमें कहीं से कहीं भी ये नहीं है कि औरत जो है वो शाना बशाना मर्द के नहीं हो सकती। बहुत सारी औरतों ने प्रूव किया, हिजाब में सर्जरीज़ करती हैं, दे आर फ्लाइंग प्लेन्स, तो जी ऐसा जी। कुछ भी नहीं है। और तो तब आप इसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसमें चुगताई, जी, खुरुसुलैन हैदर, किन किन लोगों को पैदा किया है, मतलब ये जी, किस जी, पाए की खवातीन हैं। ट्रू, अम्मी हमारी साइदा जैदी, ये लोग दे आर आइकॉनो क्लास। ये ट्रू, लोग ट्रू, जो है ये अपने में बिल्कुल, एक खुद इंस्टीट्यूशन, एक रिवायत है, एक अंजुमन है। और इन्होंने जमाने की हट के उसको चैलेंज करके इन लोगों ने आगे बढ़ा है, और अब हम लोग पीछे हटना चाहते हैं। तो हुँ, मुझे याद है कि वो पता नहीं कहाँ पे ये, खैर उस किस्से को मैं यहाँ नहीं कहती इसलिए कि इट इट कुड हर्ट पीपल। हुँ, तो वो मेरा बस मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हम जी, लोग अपनी जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारी शिनाख्त है, जो शिनाख्त, हमें, और बहुत सोफिस्टिकेटेड कल्चर है बिल्कुल, हमारा। कल्चर मामूली कल्चर नहीं है, एक बिल्कुल, तहजीब है, बड़ी गहरा एक तमद्दुन है। उसके बिल्कुल, पीछे एक पूरा मैं समझती हूँ इल्म, अदब, फलसफा, नजूम, हर चीज है, और उसको हम ऐसे बहने दे रहे हैं हाथ से। तो मुझे अब एक आपके इस पे एक नज्म याद आ रही है। इरशाद, तो अगर आप कहें तो सुना दूं, अम्मी की एक प्लीज़, नज्म है।
प्लीज और प्लीज ये प्लीज। एक तरह से ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड अपनी तहजीब को भुला देना, उसको झुटलाना, और ये कैसे हो रहा है, और इस पूरे तमद्दुन की तकरार में हम क्या खो रहे हैं। जी। तो ये बड़ी क्या अच्छी है, मगरिब के खुदाओं ने इसका है क्या बात। उन्वान। तो ये बड़े बहरे तवील से तेजी से चलती है, तो मैं पढ़ती जाऊंगी जी। कि मगरिब के खुदाओं ने मशरक के दयारों को, तहजीब व तमद्दुन को, दानिश के खजीनों को, क्या बात। नॉलेज के, दानिश के खजीनों को, तारीख के सफ़ों को, वाह। पेजेस ऑफ हिस्ट्री, तहजीब के हरफों को, इल्मो फनो हिकमत को, के ताबिंदा शरारों को, एहसास की मिजराबों, अफकार के तारों को। क्या खूबसूरत है। क्या बात। तारीख ताराज किया ऐसे, सब लालो गौहर अपने लुटते रहे सदियों तक। क्या बात। हाँ, इन सब चीजों को झुटलाया। बिल्कुल। अगयार की शोरिश में, गुगाए तिजारत में, बाजार सियासत में, न जहन की जोलानी, न गम की फरावानी, न जज्बे रिंदाना, क्या बात। न फिक्र हकीमाना, न फन के करिश्मों की नैरंगियो ताबानी, न चश्मे बसीरत की गिराई और हैरानी। कुछ भी कुछ काम नहीं आया, कुछ भी तो न काम आया। क्या बात। फिर जानिब मगरिब से फिर जानिब मगरिब से एक ऐसी हवा आई, मशरक के तमद्दुन के हर पहलुए रंगी को, मशरक के तमद्दुन के हर पहलुए रंगी को, मलबूस को, कल्चर को, तहजीब को, मजहब को, तहजीब को, मजहब को, आराइश महफिल को, ज़ेबाइश मंजिल को, गुंजों के तबस्सुम को। क्या यहाँ बात। एक पोइट्री है, क्या बात। गुंजों के तबस्सुम को, शेरों के तरन्नुम को, एहसास फरावा को, अंदाजे तकल्लुम को, क्या बात। चालाक बहानों से, चालाक बहानों से, कुछ झूठे फसानों से, सही बात। हर अहद को झुटलाया, हर रस्म को ठुकराया। एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप में पैदा किया कि आप तो कुछ नहीं। सही और बात। जहनों में तो पिन्हा थी उस रूह हिजाजी को, शेरों में जो रक्सा था उस इश्क मजाजी को, सब अहले तसव्वुफ के दिल में जो फरोजा थी उस शम्मा की ताबिश को, क्या हर बात। शायर मशरक के नगमों में जो ज्वाला थी उस दर्द की लर्जिश को। क्या खूबसूरत है कि हर शायर मशरक के नगमों में जो ज्वाला थी उस दर्द की लर्जिश को, हर हरफ मुतहर को, हर सही मुसलसल को, हर सोजिश पिन्हा को, हर मरहले जा को, अफराक अफरंग के सौदागर लूटे लिए जाते हैं। क्या बात। अफरंग के सौदागर लूटे लिए जाते हैं। और दरियाए जो हमारी क्या रिवायत थी, दरियाए हकीकत से लफ्जों के गोहर चुनना, बिल्कुल। और बिल्कुल। लफ्जों के गोहर चुनना, सोजो तबो ताबिश को गजलों में पिरो देना। क्या बात। हर मौज़े फन की तह में जो हिकायत थी, इसरार और तमन्ना को, इकरार और तसव्वुफ को शेरों की ज़बा देना। क्या बात। हाँ, बहुत उम्दा। जो अपनी रिवायत थी, इस झूठी सकाफत के, इस झूठे कल्चर के, इस झूठी सकाफत की आंधी में न बह जाए, वाह। इस झूठी सकाफत की आंधी में न उड़ जाए, मसनूई तमद्दुन के नरगे में न खो जाए। वाह। मगरिब के सियासत के तूफान की शोरिश में, एक झूठी नुमाइश के तहजीब की योरिश में, सब माहो नजूम अपने धुंधला के न रह जाएं। क्या बात। क्या आप बात। माहो नजूम अपने धुंधला के न रह जाएं, गुल हाय हकीकत सब मुरझा के न रह जाएं। क्या बात। तो हर पे तमन्ना जो सीनों में फरोजा है, इन मादी हीलों को, इन मादी हीलों के रेले में न बह जाएं। क्या मगरिब बात। के खुदा ने मशरक के बहुत दयारों को बहुत ताराज किया ऐसे, सब लालो बहुत गौहर अपने लुटते बहुत रहे खूबसूरत। सब। बहुत तो खूबसूरत। खूबसूरत बहुत नज्म है ये। और आज के हालात पे जो सो हो रेलेवेंट। रहा है इज सो दुनिया रेलेवेंट। में, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब बड़ी बड़ी तहजीबों को आप उन्हें टेररिस्ट बता देते सही हैं। बात है। सही बात तो है। नहीं ये इस वो बिल्कुल एक बात इस आपकी इस बात पे मुझे इस नज़्म पे एक चीज ये याद आई है कि जो कल्चरल इन्वेजन है या कल्चरल सुपीरियॉरिटी का एक जो कॉन्सेप्ट है सो फेक के सत्यजीत रे को जब तक ऑस्कर नहीं दिया गया तब तक आपने भी एक्नॉलेज नहीं किया कि सत्यजीत रे हाँ, क्या हम चीज। लोग हम तो लोगों को खुद एक एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया। और बिल्कुल। ये लोग जो है ये अपने आप को, अपनी चीज को कोई अहमियत ही नहीं देते। बिल्कुल। यानी आप देखें कि अपनी जबान, अपने गज, अपने आर्किटेक्चर तक को संभाल के नहीं रखते। जो चीजें बिल्कुल। हैं हर चीज तबाह और बर्बाद हो रही है। और एक तरह की वो लिखा है ना कि गुगाए तिजारत में सब भाग रहे हैं, पता नहीं किस जी। चीज के पीछे।
जी, और बिल्कुल वो सही बात। मादी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, मटेरियल चीजों के। बट बिल्कुल सही। एनीवे, दिस इज अ लॉन्ग डिस्कशन फॉर अनदर Sababa, टाइम। it was wonderful talking to you और I wish के we could continue this. बहुत मजा आ रहा था आपसे गुफ्तगू करने में। इंशाल्लाह some other time और जी, wishing you all the very best. आपके जितने भी future endeavors हैं उन सब के लिए बहुत सारी नए ख्वाहिशात हैं और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं पे मुलाकात आपसे जरूर होगी। सफर तो जारी है। इंशाल्लाह बिल्कुल और अच्छे से जारी है और जारी रहेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत जी, शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत नजीब साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। जी और कोई बात अगर जरूरी लगे तो नहीं, it प्लीज was all वेलकम। wonderful. I hope everybody would enjoy this conversation और अपना ख्याल रखिएगा फिर इंशाल्लाह बात होगी। जरूर मिलते हैं, अच्छा। हाँ।